हेलो ऑल, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की। वाई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो टुडे? बिकॉज इट वाज पब्लिश्ड ऑन 21st of February 1848, माने आज ही के रोज। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशित होना दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना थी। एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया का इतिहास बदल देना था और तुरंत बदल देना था, कुछ ही दिन के बाद बदल देना था। इसके बाद मार्क्स वॉज टू बी एक्जाइल्ड फ्रॉम हिज कंट्री ऑफ रेजिडेंस। देन उन्हें इंग्लैंड जाना था, जहां पे एंजल्स के साथ काम करना शुरू करना था। अभी तक वो पत्राचार से साथ में काम कर रहे थे, बट अभी दे वर गोइंग टू बी टुगेदर। एंड दिस फ्रेंडशिप, दिस पार्टनरशिप, दिस पॉलिटिकल लीडरशिप, दिस फिलोसॉफिकल लीडरशिप वॉज टू चेंज द वर्ल्ड हिस्ट्री, द वर्ल्ड ऑर्डर and the world as it was known then. बट उसके पहले से थोड़ी सी बात करें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जरूरत क्यों पड़ी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की जरूरत इसलिए पड़ी कि 1847 तक आते आते बहुत सारी चीजें हो रही थी। ब्रिटेन ने अपने श्रमिक वर्ग में बहुत बड़े असंतोष को देखा था। देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर वर प्लेग्स, देयर वर डेथ्स, द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर रियली बैड। एंजल्स की एक किताब है, कभी पढ़िएगा। तो कैपिटलिज्म ने, जिसने इंपीरियलिज्म, जिसने फ्यूडलिज्म को रिप्लेस किया था, उसकी अपनी दिक्कतें अब सामने आने लगी थी। और इसके विरोध में दो शब्द बहुत चलने लगे थे, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म जिसे हम आज समाजवाद कहते हैं, कम्युनिज्म जिसे हम आज साम्यवाद कहते हैं। लेकिन इन दोनों की तब परिभाषाएं उतनी स्पष्ट नहीं थी, दे वर नॉट वेल डिफाइंड। और इसीलिए जरूरत थी एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो डिफाइन करे कि व्हाट डू दे मीन बाय कम्युनिज्म एंड ऑल्सो से सोशलिज्म। गो की दुनिया में आज भी दोनों वर्ड काफी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट दे आर नॉट द सेम। सोशलिज्म एट द बेस्ट ऑफ इट कैन ओनली रीच टू बेसिकली ट्रेड यूनियनिज्म, वेलफेयरिज्म, कीन्सियन इकोनॉमीज, द हाइट सोशलिज्म कैन अचीव। गांधी का जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है वो भी उस सोशलिज्म के पास ही जाता है। समाज का एक रेडिकल रिफॉर्मेशन, एक रेवोल्यूशनरी रिस्ट्रक्चरिंग सोशलिज्म के नारे के अंदर पॉसिबल ही नहीं। एंड दैट्स व्हाई मार्क्स एंड एंजल्स सेट आउट टू राइट दिस मैनिफेस्टो, जो पहले प्रकाशित हुआ 2-3 भाषाओं में सीरियलाइज्ड, और फिर 21 फरवरी को पूरा डॉक्यूमेंट। अनोनिमस तब छपा था, जब पहली बार छपा तब मार्क्स और एंजल्स का नाम नहीं था, लेकिन फ्रेंच पुलिस ने बहुत जल्दी पहचान लिया और मार्क्स को एक्जाइल किया। एक और बहुत दिलचस्प बात है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआत आप देखेंगे तो बहुत आपको झटका लगेगा। मैं जानता हूं कि भारत में पढ़ने की परंपरा तो उतनी रही नहीं। अब तो व्हाट्सएप पे भी हम जान लेते हैं वो कौन सी सीरीज थी, पाताल लोक का बड़ा प्यारा एक वाक्य है, डायलॉग है। इंस्पेक्टर हाथीराम बोलता है, ये शास्त्रों में लिखा है लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो पढ़ना चाहिए। जो लोग विरोध में हैं कम्युनिस्टों के, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। हाउ डज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बिगिन? व्हाट इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पहली ही पंक्ति है, अ स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप, द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म। यूरोप को एक भूत आक्रांत कर रहा है, डरा रहा है, कम्युनिज्म का भूत। एक डेफिनेटली नास्तिक मार्क्स और एंजल्स, वे लोग जो धर्म को जनता की अफीम मानते हैं, वैसे ये अधूरा कोट किया जाता है। और इसीलिए जब मार्क्स लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि धर्म निर्बल का बल है, हारे हुए की जीत है, धर्म उम्मीद है, धर्म इसीलिए जनता की अफीम है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो अर्थ बिल्कुल बदल जाएंगे। मार्क्स ये कह रहे हैं कि धर्म को सत्ता ने हमेशा इस्तेमाल किया है कि तुमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था, इस जन्म में भोग रहो। जब आपके पास कोई संबल नहीं है, आपको स्टेट धोखा दे रही है, आपको आपका जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड है वो परेशान कर रहा है, लेकिन आप मान लेते हैं कि भगवान की मर्जी है, आप रिबेल नहीं करते, रिवोल्ट नहीं करते। इसलिए जनता की अफीम है, धर्म केवल जनता की अफीम नहीं। क्यों है उसका कॉन्टेक्स्ट है, बट वो कभी और लंबी बात है और बड़ी बात है। सो स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप, द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म।
और वहां के बाद जो डॉक्यूमेंट शुरू होता है बस 28 पेज का, एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर जितने शोध हुए, बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा प्रतियां जिसकी बिकी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 4 हिस्से हैं। पहले में वो कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं कि हिस्ट्री क्या है अब तक की, एंड दे बिगिन ऑल हिथरटू हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। आप यहां पे देखिए मार्क्स और एंजल्स हीगेल से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हीगेल ने कहा था ऑल हिथरटू हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। दुनिया का अब तक का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना के बढ़ते जाने का इतिहास। लेकिन स्वतंत्रता की चेतना के बढ़ते जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए प्रयास भी बढ़ रहा है। चेतना बढ़ती जा रही हो सकती है और आप जेल में हो सकते हैं। भारत में अभी कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम कम नहीं है, लेकिन जो असल में फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग अभी जेल में, और दुनिया के तमाम जगहों पे ये हुआ है। लेकिन मार्क्स और एंजल्स क्या कह रहे हैं? ऑल हिथरटू हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कि नहीं, केवल चेतना के बढ़ने का इतिहास नहीं है, वर्ग संघर्ष का भी इतिहास। और फिर वो वर्ग संघर्ष को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज क्लास स्ट्रगल? क्लास स्ट्रगल ये है कि दुनिया का कोई भी समाज जो है उसको जीने के लिए कुछ मूलभूत संसाधन चाहिए। जैसे बहुत बुनियादी समाज हो तो रोटी कपड़ा मकान फिल्म आई थी, एक मिनिमम बेसिक अम्यूनिटीज जिसको हम कहते हैं। कपड़े चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए जो आपको वेदर से बचा सके, पीने के लिए साफ पानी चाहिए। और फिर सोसाइटीज जैसे जैसे प्रोग्रेस करती हैं ये बेसिक मिनिमम बढ़ता जाता है। लेकिन ये बेसिक मिनिमम कहीं से आता है, खाना कहीं से आता है, वो खेत हो, वो मीट हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, वो कहीं से आते हैं। कपड़ा कहीं से आता है, और जहां से आता है वहां से वो प्रोड्यूस होके आता है, और यहां पे आते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर वो बताते हैं कि समाज में जितने भी वर्ग होते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहता है, उसके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अपने अपने रिलेशंस होते हैं। जो जमीन का मालिक है वो मालिक, जो जमीन पर मजदूर है, खेती कर रहा मजदूर है, वो मजदूर। मालिक का हित ये होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा उपज ले, तब जब उपज ही दी जाती थी। मेरे बचपन तक मैंने देखा है कि मजदूरों को कुछ रुपए, लेकिन 16वां हिस्सा 8वां हिस्सा ऐसे कुछ कुछ चलता था कि गेहूं की जब आपने 8 बोरियां काटी तो 1 बोरी तुम्हारी, समथिंग लाइक दैट। मजदूर को हमेशा चाहिए होगा कि उसकी जो मेहनताना है, उसका जो हिस्सा है वो बढ़े। मालिक को जो चाहिए होगा हमेशा वो ये होगा कि उसका प्रॉफिट बढ़े, उसका मुनाफा बढ़े। और ये दोनों चीजें इररिकॉन्सिलेबल हैं, आप इनको रिजॉल्व नहीं कर सकते। ऐसा कोई बीच का रास्ता निकलना आमतौर पे संभव नहीं होता। फिर क्या होता है? फिर ये टकराव एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पे एक प्रॉपर वर्क संघर्ष बनता है, जिसके 2 ही रास्ते होते हैं। या तो जो करंट सोसाइटी है उसमें जो उत्पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, वो मालिक वर्ग को हरा के समाज को रेवोल्यूशनरी ढंग से रिस्ट्रक्चर कर लें, थोड़ा और बेहतर बना लें। और जब ये नहीं होता तब एक दूसरी चीज होती है। मैनिफेस्टो कह रहे हैं मैंने कि दे बोथ रूइन ईच अदर म्यूचुअली, और तब एक नई व्यवस्था आती है और उसमें ये वर्क संघर्ष दोहराया जाता है। सो बेसिकली आप ये बात मान सकते हैं कि मैनिफेस्टो को अगर हम 5 लाइन में केवल समझने की बात करें, केवल 5 बुलेट पॉइंट्स में, तो 1, ऑल हिथरटू हिस्ट्री इज द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, मालिक और गुलाम। गुलाम को आप जो भी कह लें, शोषित, उत्पीड़ित, मालिक को आप जो भी कह लें, ओनर, लैंडलॉर्ड, फैक्ट्री ओनर, व्हाटएवर। तो ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कि इन 2 हिस्सों में वर्क संघर्ष होता है, जिसके
रिजोल्यूशन की कोई संभावना है ही नहीं सिवाय इसके कि वो मौजूदा व्यवस्था धराशायी हो और एक नई व्यवस्था जन्मे जिसमें शोषित वर्ग अपने अधिकार बढ़ा सके, या दोनों बर्बाद हों और एक तीसरी व्यवस्था जन्मे। और वर्ग संघर्ष के इस पहले हिस्से में आदिम समाज से जब सामंती समाज बना, मानव विकास के कई चरण बताते हैं मार्क्स एंड एंजल्स, लेकिन वो दूसरी किताब है, मैं आज केवल मैनिफेस्टो पर ही फोकस कर रहा हूं। तो पहला जो आदिम समाज है, प्रिमिटिव सोसाइटी, जो बहुत इगैलिटेरियन है, वहां से आता है फ्यूडलिज्म, जहां पे अब आपका जो रिश्ता है वो गुलाम का रिश्ता है। और इन दोनों में जब टकराव बहुत बढ़े, और उसी बीच एक और चीज हो रही थी कि मालिक और गुलाम से अलग भी एक वर्ग जन्म रहा था, टाउन ड्वेलर्स जिनको कहा जा रहा था, कि जो सरप्लस बनता है कोई भी मालिक का, अगर उसके पास वो कितना गेहूं खा लेगा, जमीन सब उसकी है, लैंड तो सब उसकी है, मजदूरों को तो बहुत कम मिल रहा है, बेसिकली सर्वाइवल वेजेज मिल रही है कि मजदूर जो वर्ग है वो अपने आप को उतने ही मजदूर वापस पैदा कर सके, कई बार तो और भी ज्यादा पैदा कर सके, इतना देते हैं जिससे फिर मजदूरों में आपस में कंपटीशन हो, वो एक दूसरे की मदद ना करें, बल्कि वो जिंदा रहने सर्वाइवल की लड़ाई में कम कीमत पे, कम वेजेज पे मजदूरी करने को तैयार हो जाए। इसी बीच में एक जो दूसरा वर्ग उभरा, हाँ, तो ये सरप्लस कहाँ जाता है? ये सरप्लस जाता है महल बनाने में, आर्ट्स को प्रश्रय देने में, मेंटर करने में। इसीलिए दुनिया में जितनी आर्ट्स हैं ज्यादातर वो कहां से आई? पैलेसेस से आई, या पैलेसेस से जो ग्रांटेड लोग हैं उनसे आई हैं, मंदिरों से आई, चर्च से आई, क्वायर से आई। और जहां ये चीजें बनती हैं, फिर उनके अगल बगल एक दायरा बनता है जो बेसिकली थोड़ा सा अर्बन होता जाता है, टाउन होता जाता है। अब जहां चर्च है वहां पे खेती तो नहीं हो रही, लेकिन जो चर्च जा रहे हैं उनको भी खाना चाहिए, तो उसके बगल में एक छोटी सी टपड़ी खुल गई चाय की। अब ये जो टाउन ड्वेलर्स हैं, एक ये नया वर्ग बन रहा है जिसके ऊपर फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स का उतना कंट्रोल नहीं है जितना सर्फ्स के ऊपर था, गुलामों के ऊपर था। फिर जो लड़ाई होती है, धीरे धीरे अब वो व्यवस्था ऑब्सोलीट होती जाती है, और ये जिसको मार्क्स और एंजल्स बुर्जुआ कहते हैं, वो जीतती है इस बार। वो क्यों जीतती है? वो इसलिए जीतती है कि दुनिया प्रगति भी कर रही है, साथ में तमाम चीजें बन रही हैं। अब इसके अंदर एक कंपटीशन शुरू होता है, चीजें खेती किसानी से निकल के वापस भी वहां भी जा रही हैं, लेकिन वहां से निकल के अब फैक्ट्रीज बन रही हैं। फैक्ट्री में ओनर का क्या उद्देश्य होगा? उसका उद्देश्य होगा कम से कम वेजेज पे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। मजदूरों का क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वेजेज पे आराम से उत्पादन। इसीलिए मजदूरों की जो लड़ाइयां हैं वो किस किस बात पे शुरू हुई? 8 घंटे श्रम का अधिकार, कि 8 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे नहीं तो तुमको ओवर टाइम देना पड़ेगा। यहां पे कैपिटलिज्म एक क्लासिक पेंच में फंसा हुआ है, जो अपनी ही कब्र खोदने वाले तैयार करता है। कैसे? अगर वो वेजेस कम दे रहा है या केवल सर्वाइवल वेजेस दे रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर क्लास वेजेस दे रहा है, कि जिसको उसको जितने मजदूर चाहिए अपनी वो संसाधन उतना ही बेचता रहे, उसको जितने मजदूर चाहिए उतने ही मजदूर आते रहें, और उनको वो उतने ही कम बेगार पे, कम पैसों पे काम करवाता रहे। फिर वो जो बना रहा है वो खरीदेगा कौन? अरिस्टोक्रेसी जो है वो सब कुछ तो खरीद नहीं सकती, और तब एक कंपटीशन शुरू होता है चीजें सस्ती करने का। एक जमाना था जब भारत में ज्यादातर लोग जूते नहीं पहनते थे, केवल अमीर पहनते थे। क्यों? क्योंकि जूते मोची सिलता था, मोची गांव में एक है, उसकी एक निश्चित क्षमता है, केवल उत्पीड़न के ही कारण नहीं, कच्चा माल उसको लाना है, अब वो कितना चमड़ा लाएगा, क्या करेगा, तो कॉस्ट जितनी लग रही है बेनिफिट उतना आ नहीं रहा है। तो यहां से शुरू होता है चीजों का दाम कम करना, नहीं तो मजदूर खरीदेगा कैसे? और जब आप दाम कम करना शुरू करते हैं तो एक फिर वो सर्कल बनता है, लेकिन फिर एक ऐसी जगह आती है जहां पे आपका ये पूरा रास्ता ठप हो जाता है, क्योंकि वेल्थ जो कंसंट्रेशन है वो तो एक तरफ हो ही रहा है।
तो ये दूसरी स्थिति है कि अब ये फिर एक संघर्ष होगा। और तब वो तीसरी बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत पे मैनिफेस्टो में, कि कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत क्यों है, कि ये जो मजदूरों को आपस में लड़ाने का काम है, कि रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर क्लास बनी रहे, सप्लाई लेबर सप्लाई उतने ही पैदा करने दो या थोड़े से ज़्यादा ही करवा दो, जिससे उनसे आपस में सर्वाइवल के कंपटीशन में वे ज़्यादा वेज मांगने की हिम्मत ही ना कर पाए, उनको इकट्ठा करना। Then Marx and Engels come to the most revolutionary concept but also easiest, abolition of private property। और मैनिफेस्टो की ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण लाइन लगती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है इससे बड़ी कोई लाइन नहीं है, कि जब आप उनको बोलते हैं कि जब वो बोलते हैं कि अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति खत्म कर दो, आपको ये बहुत भयावह लगेगा, लेकिन मैं मार्क्स को कोट कर रहा हूं, मार्क्स एंड एंजल्स को कोट कर रहा हूं। यू आर हॉरिफाइड एट आवर इंटेंडिंग टू डू अवे विद प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट इन योर ओन एग्जिस्टिंग सोसाइटी प्राइवेट प्रॉपर्टी इज already done away with for 9/10 of the population. Its existence for the few is solely due to its non-existence in the hands of those 9/10. You reproach us therefore with intending to do away with the form of property, the necessary condition for whose existence is the non-existence of any property for the immense majority of the society. आसान हिंदी में मार्क्स और एंजल्स कह रहे हैं कि आप इतना चिल्लाते हैं कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपने पहले ही 90% आबादी से पूरी निजी संपत्ति छोड़ के केवल 10% के हाथ में रख दी। तो निजी प्रॉपर्टी जो है, निजी संपत्ति तो आपने इनके पास छोड़ी ही नहीं है। आबादी का जो 90% हिस्सा है, और आज वही हो रहा है। आप सर्वेस देखिए भारत की, 6%, अभी मैं पूरा एग्जैक्ट नंबर भूल गया, बट भारत की 5-6% पॉपुलेशन के पास 95% प्रॉपर्टी पैसा है। सब जिस मुंबई में धारावी जैसा चाल है, उसी मुंबई में एक आदमी 130 माले या पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग में रह रहा है। जिस दिल्ली में प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी इतना कमजोर है, उसके एक आम से मोहल्ले, अमीर टाइप के आम से मोहल्ले में भी परिवार में 4 मेंबर हैं तो 4 कार है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आपने 90% के लिए छोड़ी ही नहीं है, तो फिर इसको अबॉलिश कर देने में क्या ही दिक्कत। और यहां से शुरू होता है कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सिद्धांत क्या हैं, उनका लिटरेचर क्या है। और फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं 3 बहुत मेजर सोर्सेस। एक वो बोलते हैं जो रिएक्शनरी सोशलिज्म, जो कुछ को कुछ करना नहीं है, वो बुर्जुआ जो है, रिएक्शनरी जो सोशलिज्म है, उनको खुद भी पता है कि समाज में तनाव बढ़ रहा है, तो आप कुछ कुछ करते रहिए, डू गुडर बने रहिए। आपने कहीं कुछ कह दिया, आप जो ये सारी बातें देखते हैं कि वो एक ट्रैफिक लैंप या स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के कोई आदमी आईएएस बन जाता है, कितने बन जाते हैं। लेकिन आप ये सब बाग दिखाते रहते हैं, आप ये लगातार एक पूरा बताते रहते हैं कि आप उम्मीद देते रहते हैं। मतलब धर्म ही जनता की अफीम नहीं है, उम्मीद भी जनता की अफीम। कैपिटलिस्ट सिस्टम हमेशा 1% के भी 10वें हिस्से को भागने देता है। रैक्स टू रिचेज स्टोरीज, भिखारी से करोड़पति बनने की जो स्टोरीज होती हैं, कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम क्यों होते हैं किसी देश में। हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर, व्हाई? क्योंकि वो इस रिएक्शनरी सोशलिज्म को जिंदा रखते हैं। दूसरा है कंजर्वेटिव या बुर्जुआ सोशलिज्म, जो ये कहता है कि कुछ कुछ ठीक करते रहो, कहीं किन्सियन आप बेसिकली कह लीजिए, कि सिस्टम बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सिस्टम काम करता हुआ दिखे। तो आपने अस्पताल खोल दिए हैं कुछ, आपने ये कुछ कर दिया है, आपने वो कुछ कर दिया है। तीसरा है क्रिटिकल यूटोपियन सोशलिज्म। क्रिटिकल यूटोपियन की दिक्कत यह है कि वो पूरा प्रॉपर रियल
क्रिटिक ऑफर करते हैं कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत नहीं है, क्या क्या ठीक करना चाहिए, लेकिन फिर वो सॉल्यूशन क्या देते हैं? वो बोलते हैं कि इस समाज में संभव नहीं, हम अपना अलग दुनिया बनाते हैं। तो बेसिकली दे गो इनटू कल्ट टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स। डचेस ने काफी बनाए थे, नीदरलैंड्स में बहुत बनाए थे, कम्यून्स बनाए थे बहुत सारे लोगों ने कोल्ड वॉर के टाइम में। लेकिन वो तो ओशो रजनीश ने भी बनाए थे, वो तो कोई सोल्यूशन आपको देगा नहीं। और उसके बाद वो फाइनली बोलते हैं जो पार्ट 4 है, और इसीलिए कम्युनिस्ट क्रिटिक जो है वही सही है, और कोई क्रिटिक जो है उसका कोई जो सही भी है वो क्रिटिकल यूटोपियन है, स्वप्नदर्शी है कि हम इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं, हम इस दुनिया से अलग अपनी दुनिया बनाएंगे, लेकिन दुनिया ऐसे चलती नहीं। और फाइनली जो आखिरी हिस्सा है, पोजीशन ऑफ द कम्युनिस्ट इन रिलेशन टू द वेरियस एग्जिस्टिंग अपोजिशन पार्टीज, उसमें वो कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो दुनिया के सारे जितने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं जो अभी के वर्तमान सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं, वो उन सबको सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए जहां पे मैनिफेस्टो खत्म होता है वो वार क्राई है, वो एक रेवोल्यूशन क्राई। वर्किंग men of all countries unite, you have nothing to lose but your chance। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ नहीं। वाई मेन? बिकॉज मैंने एक बार और भी बात की है कि मार्क्स के ज़माने तक जो डिबेट है वो महिला मुक्ति तक पहुंची ही नहीं थी। महिलाएं लेबर फोर्स में, विजुअल लेबर फोर्स में थी भी नहीं, उनका जो लेबर था वो इनविजिबल था। वो इनविजिबल क्यों था? वो एंजल्स ने अपनी एक किताब में बहुत अच्छे से समझाया है, ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। पढ़िएगा, बहुत शानदार किताब, जिसमें वो बात करते हैं वर्ल्ड हिस्टोरिक डिफीट ऑफ द फीमेल जेंडर, कि कैसे जब घर बने और आपने डोमेस्टिसाइज कर दिया महिलाओं को उनकी जगह घर में, तभी से वो डिफीट हो। और ये लैंग्वेज मार्क्स के पास भी नहीं थी। ये लैंग्वेज तब आनी थी, स्त्रीवाद ही तब विकसित होना था जब पहले वर्ल्ड वॉर ने सच में एक मौका दिया कि जब पहली बार वीमेन केम आउट ऑफ द हाउसेस, क्योंकि मर्द तो सब लड़ने गए थे युद्धों में, पूरा यूरोप खाली था मर्दों से, तो फिर फैक्ट्री कौन चलाएगा, बसेस कौन चलाएगा, पोस्ट ऑफिस कौन चलाएगा। और जब महिलाएं साथ में आई 1917 के आसपास, आप याद करें कि अडल्ट फ्रेंचाइज का जो पूरा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब महिलाओं को भी मताधिकार का जो पूरा एक आंदोलन है, वो 1970 में शुरू होता है, 1917 में शुरू होता है। इसीलिए मार्क्स ये कह रहे हैं। मार्क्स ने इस मैनिफेस्टो में एक और बात कही है जिसका बहुत बार जिक्र नहीं होता, लेकिन मुझे जो बहुत जरूरी लगती है, कि मजदूरों का कोई स्वदेश नहीं होता। वर्कर्स हैव नो कंट्री। इसीलिए आप अगर भारत में ही देखें, बिहार के जो मजदूर हैं महाराष्ट्र में, पंजाब में क्यों मारे जाते हैं, असम में क्यों पीटे जाते हैं, गुजरात में, बिहार में बोल रहा हूं तो उसमें उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर लीजिए, एमपी को भी शामिल कर लीजिए। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो और बड़ा है, लेकिन वो मैनिफेस्टो में नहीं है, इसको कभी मतलब एक लंबी बात करेंगे, वो और सारे डॉक्यूमेंट्स में है कि जब तक भारत का मजदूर पाकिस्तान के मजदूर से नफरत करता रहेगा तब तक ये दोनों सरकारें सुरक्षित। जब वो पूछेगा कि हमारे दोनों तरफ धन्ना सेठ हैं, ये 13 मंजिल या 130 मंजिल वाली इमारतों वाले हैं और हम दोनों की तरफ स्लम्स हैं, तो ये सरवाइव नहीं करेगा। इसीलिए मजदूरों का कोई स्वदेश नहीं होता, उनके पास स्वदेश के सिर्फ सपने होते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पहले पब्लिकेशन के दिन कि 1848, 52, 152, 174, 174 साल बाद, 174वीं सालगिरह पे मार्क्स एंजल्स को क्रांतिकारी सलाम। दुनिया भर के लड़ रहे लोगों को, एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ रहे लोगों को क्रांतिकारी सलाम। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और जुड़े रहें, चैनल को फॉलो करें अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों। कल फिर वापस आऊँगा
फिनलैंडाइजेशन पे जिसका मैंने वादा किया था। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।